वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो तारा टून्स, जहां हर कहानी से मिलती है एक नई सीख। एक गांव में हरिशंकर अपनी पत्नी सुनीता और 16 साल के बेटे रंजन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक दिन सुनीता को बहुत तेज बुखार आया और बुखार की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इससे हरिशंकर को बहुत दुख हुआ और रंजन भी अपनी माँ के लिए दिन रात रोता रहा। एक दिन हरिशंकर अपने बेटे से बोला, बेटा, इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। जो ईश्वर को मंजूर था होना तो वही था। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी खुशी की कामना करती थी। सोचो, अगर आज वो तुम्हें ऐसे देखती तो कितना बुरा लगता। वो भी चाहती कि तुम मुस्कुराते रहो, खुश रहो। जीवन में कठिन समय आते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन हमें आगे बढ़ना होता है। वो तुम्हारे अंदर हमेशा जीवित रहेंगी। अपने गम को समेटकर उसकी यादों को प्यार से अपने दिल में बसाओ। हरिशंकर ने अपने बेटे रंजन को बहुत समझाया, लेकिन रंजन दिन रात अपनी माँ की याद में रोता रहता था। फिर एक दिन हरिशंकर के भाई आलोक ने उसे सलाह दी। हरिशंकर, मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अगर तुम दूसरा विवाह कर लोगे तो रंजन को माँ मिल जाएगी और तुम्हारा घर भी संवर जाएगा, जिससे तुम दोनों का जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। तुम सही कहते हो। अगर मैं दूसरा विवाह कर लूंगा तो रंजन का दुख दूर हो जाएगा। जब से उसकी माँ इस दुनिया से गई है, तब से उसने रो रो कर अपना हाल बेहाल कर लिया है। ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, बस हर वक्त अपनी माँ को याद करता रहता है। हरिशंकर ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। लोगों ने उसे बहुत सी सुंदर लड़कियों के नाम बताए, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आई। फिर उसने इंदु नाम की विधवा औरत से शादी कर ली। उस औरत का एक लड़का भी था जिसका नाम नीरज था। हरिशंकर ने सोचा था कि ये विधवा औरत माँ का दर्द समझती है, लेकिन हरिशंकर की ये सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी बहुत चालाक निकली। कुछ ही दिनों में उसने रंजन के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वो रंजन से सारा सारा दिन काम करवाती और एक पल के लिए भी उसे खाली नहीं बैठने देती थी। इस पर भी कई बार वो रंजन को भोजन न देती। बेचारा रंजन बिना कुछ बोले भूखा सो जाता। एक दिन हरिशंकर अपनी पत्नी से कहता है, इंदु, मैं किसी जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ। करीब 15 दिन बाद लौटूंगा। तुम दोनों बच्चों का और घर का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है जी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी, लेकिन तुम जल्दी लौटने की कोशिश करना। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी लौट सकूं। तो मेरा जरूरी सामान बांध दो। मैं कल सवेरे निकलूंगा ताकि समय पर पहुंच सकूं। अगले दिन हरिशंकर शहर के लिए निकल जाता है। फिर इंदु रंजन से बोलती है, सुनो रंजन, तुम्हारे पिताजी किसी जरूरी काम के लिए शहर गए हैं, इसलिए अब तुम्हें ही इस घर के सारे काम करने होंगे। कल से तुम खेतों पर जाकर काम करना, समझे? लेकिन माँ, मुझे तो खेती का काम नहीं आता। फिर मैं खेतों में कैसे काम करूँगा? अरे माँ मत बोल मुझे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तेरी माँ तो चल बसी और तुझे मेरे ऊपर बोझ बनाकर छोड़ गई। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? सौतेली ही सही, लेकिन तुम तो मेरी माँ हो। मैं भी तुम्हारे बेटे नीरज के जैसा ही हूँ। पिताजी ने तुमसे शादी इसलिए की थी कि मुझे माँ की कमी महसूस ना हो। अरे अपनी बकवास बंद कर। तू नीरज जैसा कैसे हो सकता है? वो तो लाखों में एक है और तू नामुराद कहीं का हर वक्त बड़े बूढ़ों जैसी बात करता है। जितनी तेरी उम्र है उतनी बातें किया कर। हरिशंकर के जाने के बाद इंदु रंजन पर और भी ज्यादा जुल्म करने लगती है। वो रंजन को सारा दिन खेतों पर काम करने के लिए भेज देती और अपने बेटे नीरज को घर में बैठाकर खूब अच्छी अच्छी चीज खिलाती थी और रंजन को सूखी रोटियां देती थी, वो भी वक्त बेवक्त। अपनी सौतेली माँ का ये व्यवहार देखकर रंजन को बहुत दुख होता था।
उसे अपनी माँ की याद आने लगती थी। वो घर से दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो मुझसे कितना प्यार करती। वो मेरी कितनी फिक्र करती थी, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाती थी। माँ, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम्हारी कमी मैं हर पल महसूस करता हूँ। तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल हो गया है माँ। रंजन बेचारा अपनी माँ को याद करके रो रहा था। उतने में ही मोहल्ले की 2 महिला आती हैं। उन्हें रंजन पर बहुत दया आती है। ये सब सौतेली माँ की करतूत है। अपने बेटे को इतने प्यार से रखती है और बेचारे रंजन को सही से खाना भी नहीं देती है। सारा दिन खेतों में काम करवाती है। हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही लड़के की ये दुर्दशा होगी। ईश्वर न करे किसी भी बच्चे का सौतेली माँ से पाला पड़े, जिसे अपने बच्चों की जिंदगी खराब करनी हो। वो बच्चों के रहते हुए अपना दूसरा ब्याह कर ले। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर बच्चों का जीवन तबाह ना हो गया हो। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चे को अपना हो। रंजन बहुत ही समझदार था, इसलिए उसे ये समझते देर नहीं लगी कि लोग केवल घर बिगाड़ने वाले होते हैं। इसलिए उसने इन दोनों महिलाओं की बातों पर कुछ ध्यान दिया और बगैर कुछ कहे घर चला गया। इंदु गुस्से में बैठी हुई रंजन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रंजन घर में घुसता, इंदु उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है। अरे कहाँ गया था? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तुझे घर की कोई फिक्र है कि नहीं? सारा काम यूं ही पड़ा है। आप सारा काम मुझसे ही करवाती हो। नीरज को कभी भी किसी काम की नहीं बोलती हो आप। बहुत जबान चलने लगी है तेरी, कैची की तरह। बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। हाँ, नीरज काम क्यों करेगा? तू क्या आवारा फिरने को है? वो काम नहीं करेगा। मेरा बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करेगा, ये खेती बाड़ी नहीं करेगा, समझा? जा जाकर खेतों से जानवरों के लिए चारा लेकर आ। रंजन आंखों में आंसू भरकर चला जाता है। इंदु सोचने लगती है, और इस लड़के ने मेरी नाक में दम कर दिया है। अगर ये घर में रहा तो जमीन जायदाद का आधा हिस्सा इसे मिलेगा। एक काम करती हूँ, इस पर चोरी का इल्जाम लगा देती हूँ, फिर इसे घर से निकलवा। अगले दिन इंदु अपनी बचपन की सहेली रूपाली को बुलाती है। इंदु रूपाली से कोई बात नहीं छुपाती थी, उससे अपने घर की सभी बात बता दिया करती थी। उसे रूपाली पर बहुत विश्वास था, इसलिए वो अपना और रंजन की माता का सारा सोना एक पोटली में बांधकर रूपाली को दे देती है और उससे कहती है, अरे रूपाली, मैं तुम पर बहुत विश्वास करती हूँ, इसलिए तुम्हें ये सोना रखने के लिए दे रही हूँ। तुम इसको संभाल कर रखना और जब मैं तुमसे मांगू तब मुझे वापस कर देना। तुम चिंता ना करो, मैं इसको संभाल कर रखूंगी। लेकिन तुम ये सोना मेरे पास क्यों रख रही हो? दरअसल मैं रंजन को घर से भगाना चाहती हूँ। अगर वो यहाँ रहेगा तो जमीन जायदाद का आधा हिस्सा उसे मिल जाएगा। मैं उस पर गहने चुराने का आरोप लगाऊंगी, फिर उसे घर से भगा दूंगी। लेकिन तुम ये सही नहीं कर रही हो इंदु। रंजन कितना मासूम है, बेचारा बिन माँ का बच्चा है, ये इल्जाम कैसे सहेगा? अभी तुम उसे जानती नहीं हो, बहुत चालू लड़का है। उससे बड़ा निकम्मा मैंने आज तक नहीं देखा। उसकी जबान कैंची की तरह चलती है और घर का कोई काम नहीं करता। सारा दिन आवाराओं की तरह इधर उधर फिरता रहता है। मोहल्ले वालों से मेरी चुगली करता फिरता है कि मेरी माँ मुझे खाने को नहीं देती। इंदु रूपाली को ये झूठी बात इसलिए बता रही होती है जिससे रूपाली उसके गहने रख ले। रूपाली सोने की पोटली लेकर अपने घर चली जाती है। उसके बाद इंदु पूरे गांव में ये अफवाह फैला देती है कि कोई उसके गहने चुरा कर ले गया है। इसलिए वो लोगों को दिखाने के लिए फूट फूट कर रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर गांव की 2 महिला और एक बुढ़िया आती हैं। मेरी माँ ने कितनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके मेरे लिए गहने बनवाए थे। मैं उन गहनों को पहनकर कितना खुश होती थी। जब मैं उन्हें पहनकर कहीं जाती थी तो मेरे सारे दुख दूर हो जाते थे। अब मैं क्या करूं? मेरा जी ऐसा चाहता है कि मैं कहीं जाकर मर जाऊं। अरे बहू, ऐसा नहीं कहा करते। तू उन गहनों के चक्कर में अपनी जान क्यों लेने पर तुली है?
अगर तेरे नसीब में वो गहने होंगे तो तुझे जरूर मिल जाएंगे। अरे मुझे लगता है मेरे गहने रंजन ने चुरा लिए हैं। वो सुबह से घर भी नहीं आया है। अरे रंजन, ऐसा नहीं है, पूरा गांव जानता है उसके जैसा ईमानदार बालक कोई नहीं है। तू यूं किसी बेकसूर पर आरोप मत लगा। अरे आज रंजन के पिताजी भी आने वाले होंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? वो चोर उनकी पहली पत्नी के भी सारे गहने चुरा कर ले गया है। अरे पहले तू रोना धोना बंद कर, रो रो कर क्या हाल बना लिया है। जा कुछ खा पी ले, सुबह से रोने पर ही तू, ईश्वर ने चाहा तो तेरे गहने मिल जाएंगे। यूं ही एक दिन गुजर जाता है। अगले दिन हरिशंकर आ जाता है। घर का सूनापन देखकर वो हैरान रह जाता है। वो इंदु से पूछता है, क्या हुआ इंदु, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें तो मेरे आने पर खुश होना चाहिए, लेकिन तुम तो दुख मना रही हो। अरे किसी ने मेरे सारे गहने चुरा लिए और तुम्हारी पहली पत्नी के भी। हाँ? तुम ये क्या कह रही हो इंदु? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे घर में किसी की हिम्मत नहीं है घुसने की, फिर गहने कैसे चोरी हो सकते हैं? मैं भी यही सोच रही थी। मुझे लगता है किसी घर के ही इंसान ने वो गहने चुराए हैं। हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो चोरी कर सके। तुम्हें किस पर शक है? देखो, तुम मुझे गलत मत समझना। मुझे लगता है रंजन ने वो गहने चुराए हैं। रंजन ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो बहुत समझदार और ईमानदार लड़का है। मैं ये कभी नहीं मान सकता हूँ कि रंजन चोर है। दरअसल कल रंजन मुझे उल्टा सीधा बोल रहा था, तो मैंने कह दिया तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, इसलिए वो मुझसे नाराज होकर चला गया। वो बच्चा है, नासमझ है, किसी बाहर वाले ने बहका दिया होगा, इसलिए उसने गहने चुरा लिए होंगे। तुम एक बार उससे पूछो तो सही। ठीक है, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। हरिशंकर रंजन को बुलाता है और उससे कहता है, रंजन, ये क्या मजाक है? तुमने अपनी माँ के गहने चुरा लिए? तुम ऐसे तो ना थे। फिर मेरे जाने के बाद तुम्हें क्या हो गया है जो तुम चोरी करने पे उतर आए हो? पिताजी, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं चोरी करूँ? तुम माँ के कहने पर मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? मैं किसी के कहने पे शक नहीं कर रहा हूँ। मैं बस तुमसे पूछना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। फिर हरिशंकर इंदु के पास जाकर कहता है, मुझे पुलिस को सूचना देनी होगी, लेकिन गहने मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जो चीज एक बार खो जाती है या चोरी हो जाती है, उसका मिलना बहुत मुश्किल है। पुलिस का नाम सुनकर इंदु बहुत घबरा जाती है और वो सोचने लगती है, अगर इन्होंने पुलिस को सूचना दे दी तो मेरा तो भांडा फूट जाएगा और फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। अगर मुझे पता होता कि बात पुलिस तक पहुंच जाएगी तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मुझे कैसे भी करके हरिशंकर को पुलिस थाने जाने से रोकना ही होगा। तुम किस सोच में पड़ गई हो? मैं पुलिस को सूचना देने जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। अरे जब आप जानते ही हैं कि पुलिस को सूचना देने से गहने मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो पुलिस के पास क्यों जा रहे हो? इतना बड़ा नुकसान हुआ है, चुपचाप भी तो नहीं बैठ सकता। उन गहनों को आज बनवाने जाओ तो 1000 से कम में नहीं बनेंगे। अरे तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो जो ईश्वर की मर्जी वो सही। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अभी पुलिस थाने मत जाओ। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर चोर कोई घर का निकला तो अनर्थ हो जाएगा। हमें पहले खुद तहकीकात करनी चाहिए। हरिशंकर इंदु की बात मान लेते हैं। अगले दिन सवेरे सवेरे इंदु रूपाली के घर पहुंच जाती है और रूपाली से कहती है, अरे बहन, जो जाल मैंने अपने सौतेले बेटे के लिए बिछाया था उसमें तो मैं खुद ही फंसती जा रही हूँ। मैंने सोचा था चोरी का नाम सुनकर वो रंजन को घर से निकाल देंगे, लेकिन कोई रंजन को चोर मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हरिशंकर पुलिस को सूचना देने जा रहे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से रोका है उन्हें। अगर पुलिस ने छानबीन की तो मैं ही फंस जाऊंगी। मुझे कैसे भी करके इस समस्या से निकलना होगा। मैं तुम्हारे पास अपने गहने लेने आई हूँ। मैं हरिशंकर से कह दूंगी मैं गहने रख कर भूल गई थी। इस तरह इस समस्या का हल हो जाएगा। तुम किन गहनों की बात कर रही हो? तुमने मुझे गहने कब दिए थे और किसके सामने दिए थे? रूपाली की ये बात सुनकर इंदु के होश उड़ जाते हैं। इंदु समझ जाती है
कि रूपाली गहने जब्त करना चाहती है। अरे बहन रूपाली, तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें अपने और रंजन की माँ के गहने संभाल के रखने के लिए दिए थे। तुम यहाँ से सीधी तरह जाती हो कि बुलाऊं तुम्हारे पति को? पूरा गांव जानता है तुम्हारे गहने किसी ने चुरा लिए हैं। अगर गांव वालों को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। गांव में तुम्हारे पति की इज्जत खराब हो जाएगी। तुम जैसी कठोर हृदय की औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अपने बेटे के चक्कर में एक मासूम बच्चे की जिंदगी खराब करने पे उतर आई। भलाई इसी में है। चुपचाप अपने घर चली जाओ और कभी यहाँ मत आना। इंदु को रूपाली की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मजबूर हो चुकी थी, इसलिए उसने रूपाली से कुछ नहीं कहा। अगर वो रूपाली से कुछ कहती तो सच्चाई का सबको मालूम हो जाता, इसलिए वो बगैर कुछ कहे अपने घर की ओर निकल जाती है और सोचने लगती है, बड़े बूढ़े सही कहते हैं, जो दूसरों की राह में कांटे बिछाते हैं वो उल्टे उसे ही चुभते हैं। मैंने उस मासूम नादान बालक पर इतना बड़ा कलंक लगाने की सोची थी। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इंदु को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके पास अब केवल एक ही रास्ता था, या तो चुप रहे या फिर हरिशंकर को सब कुछ सच सच बता दे और रूपाली से अपने गहने ले ले। इसलिए इंदु फैसला कर लेती है कि वो हरिशंकर को सब कुछ सच सच बता देगी। वो घर पहुंचकर हरिशंकर से कहती है, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर शायद आप मुझे माफ ना कर सको और घर से निकाल दो, लेकिन मुझे कोई दुख ना होगा। मेरे जैसी महिला के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इंदु, क्या हो गया तुम्हें? तुम ये कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही हो? दरअसल वो गहने किसी ने नहीं चुराए, वो मैंने अपनी सहेली रूपाली को दे दिए थे। मैंने सोचा कि रंजन पर चोरी का इल्जाम लगवाकर घर से निकलवा दूंगी। उसके बाद सारी जमीन जायदाद पर मेरे बेटे का हक होगा। मैंने उस मासूम पर बहुत जुल्म किया है। मैं माफी के लायक नहीं हूँ। इंदु, मुझे पहले से ही पता था कि गहने किसी ने नहीं चुराए। मैं तो बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। रूपाली ने मुझे पहले ही सब बता दिया था कि तुमने किस तरह उसे गहने देकर रंजन पर चोरी का इल्जाम लगाया। लेकिन तुम एक बात भूल गई, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। जो साजिश तुमने एक मासूम बच्चे के लिए रची थी, तुम ही उल्टा उसमें फंस गई। उतने में ही रूपाली गहने लेकर वहाँ आ जाती है और हरिशंकर को दे देती है। इंदु, तुम सोच रही होंगी कि मैंने तुम्हारे साथ ये क्यों किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने सही किया। मैं बेमाँ के बच्चे पर अत्याचार होते नहीं देख सकती। तुम तो उस मासूम बच्चे की जान लेने पे उतारू थी। उस दिन जब मैंने तुम्हारी आंखों में वो अंधेरा देखा, मुझे एहसास हुआ कि तुम कितनी निर्दयी हो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई। मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। मैं अब जीना नहीं चाहती। हरिशंकर, हो सके तो मुझे माफ कर दो। इंदु, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही तुम्हारे लिए काफी है। इंसान को अपनी गलतियों से ही सीखने का अवसर मिलता है। हम सभी कभी न कभी गलतियां करते हैं, लेकिन उनसे सीखना और खुद को सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने दिल से अपनी गलती को माना है। उसके बाद इंदु ने रंजन को कभी परेशान नहीं किया। वो रंजन का अपने बेटे की तरह ख्याल रखने लगी और फिर रंजन भी अपनी सौतेली माँ के साथ खुशी से रहने लगा। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।